हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पार्ट 5। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। मास कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं हमारे, उनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। अगर हम मास कम्युनिकेशन के टूल्स की बात करें, जो मास लेवल पे ऐसे टूल्स कम्युनिकेशन के जिनके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को मास लेवल के ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, तो उसमें हमारे पास हैं 4: एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशंस। इस चैप्टर के भी 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अगर हम बात करें कि पिछले 4 पार्ट्स में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने पहला मास कम्युनिकेशन का टूल उठा रखा है, वो है हमारा एडवर्टाइजिंग। तो हम डिस्कस कर रहे थे डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, कि जो हमारा एडवर्टाइजिंग का प्रोग्राम होता है या एडवर्टाइजिंग कैंपेन होता है, उसको कैसे डेवलप किया जाता है या कैसे मैनेज किया जाता है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो ये है इसका प्रोसेस, इसको डेवलप करने का, इसको मैनेज करने का। इसमें हमारे 5M आते हैं, जिसे हम बोलते हैं 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट एम हमारा है मिशन, कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भी आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन का या प्रोग्राम का क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, जिसको आप उसके थ्रू अचीव करना चाहते हैं। सेकंड एम हमारा होता है मनी। फिर जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया कि भी ये ऑब्जेक्टिव्स हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, फिर आपको डिसाइड करना है कि भाई कितना आप एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करेंगे, क्या आपका एडवर्टाइजिंग का बजट होगा। उसके बाद जब हमने इन दोनों चीज़ों को डिसाइड कर लिया, थर्ड हमारा एम आता है मैसेज। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका मैसेज क्या होगा, आप अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में या प्रोग्राम में क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ये हमारे मैसेज में आएगा। फिर जब आपका मैसेज भी डिज़ाइन हो जाता है, आपकी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी भी हो जाती है, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर बात आती है मीडिया की, जो हमारा है फोर्थ एम। किस मीडिया के थ्रू आप अपने मैसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, टारगेट ऑडियंस तक डिलीवर करेंगे। मीडिया को हम सेलेक्ट करेंगे। मीडिया को सेलेक्ट करने के बाद फाइनली हम अपने जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है या प्रोग्राम को लॉन्च कर देंगे। फिर फिफ्थ एम आएगा मेजरमेंट, कि आप अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के या कैंपेन के रिजल्ट्स को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो हमारे जो 2 स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के, उनको हम डिटेल में पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा थर्ड स्टेप है मैसेज, कि हमें मैसेज को डिज़ाइन करना है, या मैसेज को जब कंपनीज डेवलप करती हैं तो क्या क्या उन्हें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप, डेवलपिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अभी तक तो सिर्फ हमने क्या किया, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को या उसके मिशंस को सेट किया, उसके लिए एक बजट को डिसाइड करा। अब आती है बात कि भी अब हमें एडवर्टाइजिंग का जो हमारा कैंपेन है उसको पर्टिकुलरली अब हम थर्ड स्टेप पे डिज़ाइन करेंगे, या हम कह सकते हैं डेवलप करेंगे। एडवर्टाइजर्स एम्प्लॉय बोथ आर्ट एंड साइंस टू डेवलप द मैसेज स्ट्रेटेजी और पोजिशनिंग ऑफ एन एड व्हाट इट अटेम्प्ट्स टू कन्वे अबाउट द ब्रांड। ये कह रहा है जब कोई भी एडवर्टाइजर अपने एडवर्टाइजिंग के कैंपेन को तैयार करता है तो वो दोनों चीज़ों का यूज़ करता है, आर्ट का भी और साइंस का भी। आर्ट का मतलब होता है कोई ऐसी आपकी स्किल जो पर्सनल है, उसे हम बोलते हैं आर्ट, आपकी कला। साइंस का मतलब होता है ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। तो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको भी वो फॉलो करता है जब अपने एडवर्टाइजिंग के कैंपेन को डेवलप करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी एडवर्टाइजर है वो दोनों चीज़ों का यूज़ करता है। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो आज तक फैक्ट्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, उनको भी ध्यान में रखता है, और जो उसकी खुद की पर्सनल स्किल्स हैं, आर्ट है, क्रिएटिविटी है, उसको भी ध्यान में रखता है, और उन दोनों ही चीजों का यूज करके वो अपने एडवर्टाइजिंग के कैंपेन को डेवलप करता है। तो ये कह रहा है जो हमारा एडवर्टाइजर है वो अपनी आर्ट को और जो भी साइंस है उन दोनों को ही यूज करके अपनी मैसेज की स्ट्रेटेजी को डेवलप करता है, या आप कह सकते हैं अपनी एड की पोजीशनिंग करता है। एड की पोजीशनिंग या मैसेज की स्ट्रेटेजी का मतलब है व्हाट इट अटेम्प्ट्स टू कन्वे अबाउट द ब्रांड, कि वो अपनी ब्रांड के लिए क्या कन्वे करना चाहता है, उसका क्या मैसेज होगा, व्हाट टू से, क्या वो कहना चाहता है, क्या वो अपनी एड में कहेगा अपनी ब्रांड से रिलेटेड।
एंड इट्स क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। ये कह रहा है, अब हमने देख लिया कि भी एक तो उसकी है मैसेज स्ट्रेटेजी कि भी क्या वो कन्वे करना चाहता है अपनी ब्रांड से रिलेटेड, कैसे वो अपनी एडवर्टाइजिंग की पोजीशनिंग करना चाहता है। क्लियर, ये तो हो गया हमारा मैसेज स्ट्रेटेजी। तो जब वो कोई भी एडवर्टाइजर अपनी मैसेज की स्ट्रेटेजी को डेवलप कर रहा है तब भी वो दोनों चीजों को यूज कर रहा है। दूसरी बात आती है क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। क्रिएटिव स्ट्रेटेजी का मतलब है, ये आपने देख लिया कि भी आप क्या कन्वे करना चाहते हैं ब्रांड के बारे में, लेकिन अब बात आ रही है कैसे, हाउ इट एक्सप्रेस द ब्रांड क्लेम्स, कैसे आप अपनी ब्रांड से उस रिलेटेड बात को कन्वे करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारी होती है क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। तो जो एडवर्टाइजर है जब मैसेज की स्ट्रेटेजी बना रहा है कि भी उसे एडवर्टाइजिंग में क्या कन्वे करना है अपनी ब्रांड के बारे में, क्या बताना है, क्या मैसेज वो देगा, तो जब भी वो बहुत आर्ट एंड साइंस का यूज करेगा। जब वो क्रिएटिव स्ट्रेटेजी को डेवलप कर रहा होता है कि भी कैसे वो अपने उस मैसेज को कन्वे करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तब भी वो अपनी दोनों ही चीजों को यूज करता है, आर्ट और साइंस को। दे यूज 3 स्टेप्स। अब ये कह रहा है जब आप अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन को बना रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन में हमने देखा पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे कि भी हम अपनी ब्रांड के बारे में क्या कन्वे करेंगे, क्या हमारा मैसेज होगा जो हम कंज्यूमर तक या टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, और फिर हमने देखा कैसे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे उस मैसेज को। तो दोनों ही चीज़ों के लिए वो 3 स्टेप्स को यूज करता है। पहला तो वो करता है मैसेज जनरेशन एंड इवेल्युएशन। वो पहले क्या करेगा, बहुत सारे मैसेज को जनरेट करेगा, बहुत सारे मैसेजेस को तैयार करेगा कि मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में ये मैसेज भी दे सकता हूँ, मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में ये मैसेज भी यूज़ कर सकता हूँ। बहुत सारे मैसेजेस को जनरेट करने के बाद उनका इवेल्युएशन करेगा और एक मैसेज जो उसे सबसे बेस्ट लगेगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। फिर बात आएगी क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। फिर वो देखेगा कि भी उसको एक्सप्रेस कैसे करे। अब मैसेज उसने जनरेट कर लिया, उनको इवेल्युएट कर लिया, उसमें से एक बेस्ट मैसेज को उसने सेलेक्ट कर लिया कि भी मैं अपनी एडवर्टाइजिंग में ये मैसेज कन्वे करूंगा, अपनी ब्रांड को ऐसे एक्सप्रेस करूंगा या अपनी ब्रांड के बारे में ये चीज़ें अपने मैसेज में बताऊंगा। फिर उसने देख लिया क्रिएटिव, कैसे उसको रिप्रेजेंट करूंगा, जो मैंने मैसेज अभी सेट किया है या डिज़ाइन किया है उसको कैसे कन्वे करूंगा, कैसे उसको रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे उसको एक्सप्रेस करूंगा। क्रिएटिव डेवलपमेंट भी होगी और उसकी एग्जीक्यूशन भी कर दी उसने, एग्जीक्यूशन भी उसने देख लिया। उसके बाद तीसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू। फिर वो देखेगा कि भी जो मेरा मैसेज मैंने डिज़ाइन किया है, जो मैंने क्रिएटिव डेवलपमेंट किया है कि भी उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, एक्सप्रेस कैसे करूंगा, क्या वो सोशली रिस्पॉन्सिबल भी है, क्या वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिव्यू भी करेगा मैसेज से रिलेटेड और अपनी क्रिएटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। क्लियर, तो हमने देख लिया ये 3 चीज़ें, 3 स्टेप्स होंगे। तो पहला स्टेप हम उठा लेते हैं, फर्स्ट ए, मैसेज जनरेशन एंड इवेल्युएशन। Advertisers are always seeking the big idea that connects with consumers rationally and emotionally, distinguishes the brand from competitors। ये कह रहे हैं जो हमारे एडवर्टाइजर्स होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि भी उनके पास एक बिग आइडिया हो। जब भी वो मैसेज तैयार करते हैं कि भी ये हम अपनी एड में कहेंगे अपनी ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो हमेशा चाहते हैं कि भी एक ऐसा बिग आइडिया हो जो उनके कंज्यूमर्स को रैशनली और इमोशनली दोनों ही तरीके से उनकी ब्रांड से कनेक्ट कर दे, उनकी ब्रांड को उनके कॉम्पिटिटर से अलग कर दे, एंड इज ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल इनफ टू ट्रांसलेट टू डिफरेंट मीडिया। और वो इतना ब्रॉड और फ्लेक्सिबल होना चाहिए मैसेज कि उसको वो डिफरेंट मीडिया, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के टाइप्स हैं, मीडिया को भी हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आपको ऐड देनी है, एडवर्टाइजमेंट, जो आपका ऐड प्रोग्राम है वो आप न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं, टीवी में भी दे सकते हैं, रेडियो में भी दे सकते हैं, तो ये सारे क्या है, मीडिया ही तो है। तो इसलिए हर एक एडवर्टाइजर चाहता है कि उसका जो मैसेज है जो वो अपनी ब्रांड के बारे में तैयार कर रहा है वो इतना बिग आइडिया होना चाहिए कि वो जो उसका कंज्यूमर है उसको रैशनली और इमोशनली दोनों तरीके से कनेक्ट करे, उसके कॉम्पिटिटर से भी वो अलग होना चाहिए, और वो इतना ब्रॉड और इनफ फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि डिफरेंट मीडिया में उसका वो सेम मैसेज ही चल जाए, डिफरेंट मार्केट्स में भी वो काम कर जाए, डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे भी वो काम कर जाए। तो हर कोई चाहता है कि भी उसका मैसेज ऐसा हो जो डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, डिफरेंट मीडिया पे काम कर जाए, फ्लेक्सिबल हो, उनको ईजिली वो लॉन्च कर सके। फ्रेश इनसाइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग यूनिक अपील्स एंड पोजीशन। ये कह रहा है इसलिए ज़रूरी है कि भी आप अपनी जो नॉलेज है उसमें फ्रेश चीज़ों को देखते रहें कि भी कैसे अदर कंपनीज कर रही हैं, या नॉलेज का यूज़ करके तभी आप फ्रेश इनसाइट्स को जब आप लेंगे, आर इम्पॉर्टेंट, तभी वो बहुत ज़रूरी है कि भी आपकी जो अपील होगी वो यूनिक होगी और उसकी पोजीशनिंग भी क्या होगी, यूनिक होगी। क्लियर, ये हमने देख लिया। फिर एक एग्जाम्पल है,
अ गुड एड नॉर्मली फोकस ऑन 1 or 2 कोर सेलिंग प्रोपोजिशन। अब ये कह रहा है, अभी हमने मैसेज को ही तो तैयार करना है कि भी हम अपनी ब्रांड से रिलेटेड क्या क्या अपने मैसेज में कन्वे करेंगे। तो ये कह रहे हैं जब आप कोई भी एक नॉर्मली अच्छी ऐड है वो किस पे फोकस करती है, वो फोकस करती है 1 or 2 कोर सेलिंग प्रोपोजिशंस, जो आपकी कोर ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी सेलिंग हो सकती है, ऐसे पॉइंट्स आपकी ब्रांड के बारे में या उसके फीचर्स या उसकी क्वालिटीज़ जिसकी वजह से सेलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो उन 2 या 1 या 2 जो भी कोर आपको लगता है कि भी ये हमारे सेलिंग प्रोपोजिशंस हैं, उन पे कोई भी ऐड नॉर्मली फोकस करती है। एज पार्ट ऑफ रिफाइनिंग द ब्रांड पोजिशनिंग, the advertiser should conduct market research to determine which appeal work best with its target audience and then prepare a creative brief। ये कह रहा है अगर आपको अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग अच्छे से करनी है तो उसके लिए एडवर्टाइजर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मार्केट में रिसर्च करनी चाहिए। मार्केट में रिसर्च करके उसको ये डिटरमाइन करना है, ये पता करना है कि भी कौन सी अपील उसकी टारगेट ऑडियंस के साथ अच्छे से काम करेगी। रैशनल अपील को यूज करें, इमोशनल अपील को यूज करें, इंफॉर्मेशनल अपील को यूज करें। तो मार्केट रिसर्च के बाद ही एडवर्टाइजर को पता चलेगा कि भी कौन सी अपील उसके टारगेट ऑडियंस के साथ ज्यादा अच्छे से काम करेगी। एंड देन प्रिपेयर अ क्रिएटिव ब्रीफ, टिपिकली 1 or 2 पेजेस। और रिसर्च करने के बाद जब उसे उसके टारगेट ऑडियंस का पता चल जाए कि भी उसके टारगेट ऑडियंस के साथ ये वाली अपील अच्छे से काम करेगी, फिर उसे अपना एक क्रिएटिव ब्रीफ तैयार करना चाहिए जो कितने पेजेस का हो सकता है, 1 या 2 पेजेस का हो सकता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ मैसेज को डिजाइन कर रहे हैं। और मैसेज में पहली चीज तो हमने देख ली कि भी जो अच्छी एड्स होती हैं वो नॉर्मली किस चीजों पर फोकस करती है, या तो 1 या 2 सेलिंग ऐसे कोर प्रोपोजिशंस उठाती हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि भी सेल हो सकती है। दूसरा, फिर एडवर्टाइजर को क्या करना चाहिए, अगर अच्छे से ब्रांड की पोजीशनिंग करती हैं, अपना मैसेज स्ट्रेटेजी अच्छे से डिजाइन करना है, क्योंकि ब्रांड पोजीशनिंग का भी मतलब वही है, मैसेज स्ट्रेटेजी और पोजीशनिंग ऑफ एन एड, कि भी कैसे आप अपनी एड में क्या बताएंगे, अपनी क्या कन्वे करेंगे अपनी ब्रांड के बारे में, और कैसे आप अपनी एड को पोजीशन करेंगे, मतलब क्या मैसेज होगा आपका। तो उसके लिए मार्केट में क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। उसके बाद आप देखें कौन सी अपील आपके टारगेट ऑडियंस के साथ अच्छे से काम करेगी। फिर आप एक क्रिएटिव ब्रीफ तैयार करें जो 1 या 2 पेजेस का हो सकता है। टारगेट ऑडियंस के साथ अपील्स कैसे, जैसे मान लो आपने देखा कि भी आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे हैं, तो आपको पता है कौन सी अपील अच्छे से काम करेगी। इमोशनल भी हो सकती है, कार्टून वाली अपील भी हो सकती है। रैशनल अपील वहाँ काम नहीं करेगी, वो रैशनली नहीं सोचते, बच्चे हैं वो इतना रैशनली नहीं समझते, तो उनके लिए आपकी अपील अलग होगी। लेकिन अगर आपका टारगेट ऑडियंस बच्चे नहीं हैं, एडल्ट हैं, तो आपकी अपील दूसरी होगी। तो आपको पता होना चाहिए मार्केट रिसर्च के बाद कि भी कौन सी अपील आपके टारगेट ऑडियंस के साथ अच्छे से वर्क करेगी। दिस इज एन एलैबोरेशन ऑफ द पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी एंड इंक्लूड्स कंसिडरेशंस सच एज की मैसेज। ये कह रहा है जब आप अपना ये क्रिएटिव ब्रीफ तैयार कर रहे हैं 1 या 2 पेजेस का, इसमें क्या है, एलैबोरेशन ऑफ पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी। इसमें आप जो आपकी पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी है, जो आपकी मैसेज की स्ट्रेटेजी है, उसको आपने एलोबरेट करा है। उस एलोबरेशन में आपने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करा है। की मैसेज क्या होगा, टारगेट ऑडियंस कौन होगा, कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, की ब्रांड के बेनिफिट्स क्या होंगे, सपोर्ट फॉर द ब्रांड प्रॉमिस क्या होंगे, या मीडिया क्या होगा। तो जब आप अपना ये क्रिएटिव ब्रीफ तैयार कर रहे हैं 1 या 2 पेजेस का, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, ये एक एलोबरेशन है आपकी पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी का। मतलब आपकी जो मैसेज स्ट्रेटेजी है या पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी है उसको आप एलोबरेट करके लिख रहे हैं। एलोबरेट करने का मतलब है उसमें आप ये भी देख रहे हैं कि मेरा टारगेट ऑडियंस ये है, मेरा की मैसेज ये होगा, मेरे कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे, की ब्रांड के बेनिफिट्स ये मैं बताऊंगा अपने मैसेज स्ट्रेटेजी में, मेरी जो ब्रांड प्रॉमिस कर रही है उसके लिए सपोर्ट करने के लिए मैं क्या प्रूफ दूं, या मीडिया मेरा क्या होगा। क्लियर। उसके बाद है हाउ मेनी एड थीम्स शुड द एडवर्टाइजर क्रिएट बिफोर चूजिंग द वन। अभी हमने जब बात करी थी तो मैंने आपको यही कहा था कि भी मैसेज को वो क्या करेगा, मैसेज की जनरेशन करेगा, फिर उनको इवेल्युएट करेगा। पहले ऐसा नहीं है कि भी एक ही मैसेज तैयार हुआ और उसी को हम लॉन्च कर देंगे। बहुत सारे मैसेजेस जनरेट किए जाते हैं, उन मैसेजेस को फिर इवेल्युएट किया जाता है। इवेल्युएट करने के बाद उनमें से एक बेस्ट मैसेज को सिलेक्ट किया जाता है। तो अब यही बात आ रही है कि भी एक एडवर्टाइजर को कितने मतलब थीम्स को तैयार करना चाहिए एक बेस्ट को चूज करने से पहले। तो इसका आंसर है द मोर थीम्स एक्सप्लोर्ड द हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एक्सीलेंट वन। ये कह रहा है जितने ज़्यादा आपके पास मैसेज के
जितनी ज़्यादा थीम्स होंगी उतना अच्छा है कि भी आप एक एक्सीलेंट वन को सेलेक्ट कर पाएंगे। मान लो अब मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो 3 में से अगर मैं एक को सेलेक्ट कर रही हूँ तो चांसेस या प्रोबेबिलिटी कैसी है कि भी ये एक्सीलेंट होगा, तो कम चांसेस हैं। लेकिन अगर मेरे पास इन 3 की जगह 30 आइडियाज़ हैं या 30 मैसेज की स्ट्रेटेजीज हैं या मैसेज मैंने जनरेट करे हैं, इन 30 में से अगर मैं एक को सेलेक्ट करूँगी तो उसके चांसेस हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सीलेंट ही होगा, क्योंकि अब मेरे पास वेराइटी बहुत ज़्यादा है। Fortunately, an ad agency creatives department can inexpensively compose many alternatives in a short time by drawing still and video images from computer files। ये कह रहा है इसीलिए, और मतलब लकीली हम कह सकते हैं कि जो एड एजेंसीज, जितनी भी हमारी एड एजेंसीज हैं जो कंपनीज के लिए एड को तैयार करती हैं, उनका जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है वो बहुत कम टाइम पे, शॉर्ट टाइम में और बहुत कम पैसे में बहुत सारी मैसेज आइडियाज़ को, या आप कह सकते हैं मैसेज कैंपेन्स को डिज़ाइन कर लेता है। क्योंकि उसे क्या करना है, उसकी कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं, उनका तो काम ही क्या है, मैसेज को जनरेट करना, मैसेज को डिज़ाइन करना कंपनीज के लिए। तो वो एक टाइम पे, बहुत कम टाइम पे, बहुत कम पैसों में उन्हें सिर्फ कंप्यूटर की फाइल्स में से उठाना है फाइल्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के लिए पहले से ऐड जनरेट कर रहे हैं, मैसेजेस को जनरेट कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ अपनी कंप्यूटर फाइल्स में से अलग अलग वीडियोस को, अलग अलग इमेजेस को जोड़ना है और एक नई ऐड तैयार करनी है। तो उनके लिए बहुत इजी है कि वो शॉर्ट टाइम में और बहुत कम पैसे में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। Marketers can also cut the cost of creative dramatically by using consumers as their creative team. A strategy is sometimes called ओपन सोर्सिंग और क्राउड सोर्सिंग। ये कह रहा है अगर मार्केटर, पहला ऑप्शन तो है वो खुद डिज़ाइन कर ले अपनी मैसेज की स्ट्रेटेजी को कि वो क्या कहेगा क्या नहीं, मार्केट में रिसर्च करके। दूसरा ऑप्शन है वो किसी एड एजेंसी के पास चला जाए। एड एजेंसी जो होती हैं, उनके जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स हैं वो इजीली बहुत कम टाइम में और बहुत कम पैसे में आपको मैसेज जनरेट करके दे देते हैं, जिनमें से आप सेलेक्ट करके एक फाइनल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है अगर मार्केटर्स अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो वो किसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स को अपनी क्रिएटिव टीम में इंक्लूड कर सकते हैं, कंज्यूमर्स के पास जा सकते हैं, कंज्यूमर्स से पूछ सकते हैं कि भी उन्हें कैसे मैसेजेस पसंद आते हैं या किस टाइप के मैसेजेस हो सकते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है तो इसके लिए अगर हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है तो क्या हमें दिखाना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी क्रिएटिव टीम में। और जब कोई भी मार्केटर अपनी एडवर्टाइजिंग को तैयार करते हुए कंज्यूमर्स को हम कह सकते हैं इंक्लूड करता है अपनी क्रिएटिव टीम में, तो इस स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं ओपन सोर्सिंग या क्राउड सोर्सिंग। आप अदर जो बाहर वाले कंज्यूमर्स हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर, ये हमने देख लिया। लेकिन अब कह रहा है ऑल्दो इंटरेस्टिंग कंज्यूमर्स विद अ ब्रांड्स मार्केटिंग एफर्ट कैन बी अ प्योर जीनियस, इट कैन ऑल्सो बी अ रिग्रेटेबल फेलियर। ये कह रहा है वैसे तो जब आप कंज्यूमर को अपनी ब्रांड की मार्केटिंग एफर्ट्स आप बना रहे हैं, जब आप अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन को तैयार कर रहे हैं, उसमें अगर आप कंज्यूमर्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो एक प्योर जीनियस मतलब आइडिया है कि भी अच्छी बात है, आप कंज्यूमर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, उनकी हेल्प ले रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए एक फेलियर भी हो सकता है। फेलियर कैसे हो सकता है, इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है। क्राफ्ट की एक नई फ्लेवर की हम कह सकते हैं ड्रिंक आई थी, प्रोडक्ट आया था, तो उन्होंने क्या किया, उस जार को कोई भी नाम नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि भी हम कंज्यूमर से पूछते हैं कि भी क्या नाम इस फ्लेवर का होना चाहिए, जो नया फ्लेवर उन्होंने डाला है। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने उनके 3 मिलियन जार्स थे पहले वाले, उस पर उन्होंने लिखा नेम मी। नेम मी लिख के उन्होंने अपने सेल्फ्स पे रखा। नेम मी जैसे ही उनके पास कंज्यूमर्स आते तो वो उन्हें बोलते कि भी आप इस ड्रिंक को ड्रिंक करें और इसको क्या नाम देना चाहेंगे पीने के बाद। तो नेम मी उन्होंने सिर्फ उसका एक नाम रख दिया, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स ने उसको अलग अलग नाम दिए। तो जो भी हमारी 48,000 एंट्रीज आई कंज्यूमर्स की इस कंपनी के पास, उनमें से मार्केटर ने सेलेक्ट किया जो एक जॉक की तरह लोगों ने बता दिया था, आई स्नैक 2.0। तो ये उन्होंने उसको नाम दे दिया, कर दिया, लेकिन उनकी सेल्स प्लमेटेड। प्लमेटेड का मतलब है फॉल वेरी क्विकली एंड सडनली। जैसे ही उस ड्रिंक का नाम उन्होंने पहले तो नेम में रखा, कंज्यूमर से पूछा, कंज्यूमर्स ने जो एंट्रीज आई उनमें से उन्होंने एक को उठा लिया जो एक जॉक की तरह था, आई स्नैक, लेकिन उनकी सेल्स एकदम गिर गई क्विकली। द कंपनी हैड टू पुल आई स्नैक जार्स फ्रॉम द सेल्फ्स
एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इन अ मोर कन्वेंशनल फैशन। तो उसकी वजह से जब उनकी सेल्स डिक्रीज हुई तो कंपनी को क्या करना पड़ा, जो आई स्नैक नाम से उन्होंने जार्स रखे थे अपनी शेल्फ पे, उनको अपनी कंपनी में लेना पड़ा, उनको पुल करना पड़ा और दोबारा से बिल्कुल स्टार्टिंग से जो मोर कन्वेंशनल फैशन है उससे स्टार्ट करना पड़ा। उससे स्टार्ट करके फिर उन्होंने एक नया नाम दिया चीज़ी बाइट। उसके बाद उनकी सेल्स इंक्रीज हुई। तो वैसे तो अच्छा आइडिया है कि भी आप कंज्यूमर्स को अपने मार्केटिंग एफर्ट्स में इंक्लूड कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो एक फेलियर भी प्रूव हो सकता है, जैसे हमने इस कंपनी के केस में देखा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा मैसेज जनरेशन एंड इवेल्युएशन, कि मैसेज को कैसे जनरेट किया जाता है, कि मैसेज जनरेशन का मतलब है कि आप अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी पोजीशनिंग कैसे करेंगे, उसमें क्या कन्वे करेंगे, क्या क्या बातें बताएंगे, क्या मैसेज होगा आपका कंज्यूमर तक। क्लियर। दूसरा अब है क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन, इसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो जितने भी दिशा क्लासेस के व्यूअर्स हैं उन सभी से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। जो भी आपके नॉन में हैं, जो भी किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की, बैंकिंग के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें फिलिप कोटलर से मार्केटिंग पूछी जाती है, तो प्लीज़ आप उन सभी तक मेरी वीडियोज़ को पहुँचाएँ ताकि बच्चों को हेल्प हो। और जो ये मार्केटिंग है, अगर आपने संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखी हो तो संदीप महेश्वरी जो सर हैं वो भी रिकमेंड करते हैं कि भी अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको फिलिप कोटलर की जो मार्केटिंग की बुक है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये मतलब हम कह सकते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो अगर आपके नॉन में कोई ऐसा बंदा है जो बिज़नेस कर रहा है और उसके बिज़नेस को ग्रो करने में आप चाहते हैं कि भी हेल्प करें, तो उन तक भी मेरी वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग में।